मैं डॉक्टर अंकित कुमार जैन, डर्मेटोलॉजिस्ट एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, हेयर फ्री हेयर ग्रो क्लिनिक भोपाल ब्रांच। आज हम बात करेंगे कि हेयर लाइन कैसे डिज़ाइन करते हैं। तो क्योंकि हेयर ट्रांसप्लांट में हेयर लाइन ही सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है, हेयर लाइन ही शो करता है कि हेयर ट्रांसप्लांट कितना अच्छा हुआ है, कितना नेचुरल दिख रहा है। हेयर ट्रांसप्लांट का फेस ही हेयर लाइन होती है। तो अगर पूरा ट्रांसप्लांट अच्छा हुआ है लेकिन हेयर लाइन अननेचुरल दिख रही है तो हेयर ट्रांसप्लांट उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं होता। तो अगर हेयर ट्रांसप्लांट में हेयर लाइन बहुत अच्छी बनाई गई है तो उससे हेयर ट्रांसप्लांट बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्ट्री लगता है। तो आज हम हेयर लाइन को ही डिस्कस करने वाले हैं, कैसे हेयर लाइन बनाई जानी चाहिए, कहाँ उसको पोजीशन करना चाहिए, किस तरह के कैरेक्टरिस्टिक उसमें होने चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो नेचुरल दिखे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हेयर लाइन की पोजीशन कहाँ होनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ फैक्टर्स होते हैं, जैसे सबसे पहले हमारी जो फ्रंटल मसल्स होती हैं, तो ये मसल्स जो एक्सप्रेशन हमारे बनते हैं इनके हेयर लाइन ऊपर होना चाहिए। अगर इस मसल के वहाँ पे हेयर लाइन बनाते हैं तो इनके मूवमेंट के साथ हमारी हेयर लाइन भी मूव कर सकती है जो बहुत ही अननेचुरल दिखेगी। तो उससे ऊपर ही हेयर लाइन जनरली हमें रखनी चाहिए। दूसरा एक जो क्राइटेरिया होता है कि हेयर लाइन 7 to 10 सेंटीमीटर ऊपर जो ग्लेबुला होता है या आईब्रोज के बीच में जो पॉइंट होता है वहाँ से 7 to 10 सेंटीमीटर ऊपर जनरली रखनी चाहिए। ये अपने इंडियन स्किन में एक एवरेज हेयर लाइन पोजीशन मानी जाती है जो कि नेचुरल दिखती है। पर कई बार ऐसा होता है कि फेस की सिमेट्री को हम हेयर लाइन के लिए इम्पोर्टेंट लेते हैं, जैसे कि हम अपने फेस को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक जो चिन से लेके नोज़ के टिप तक आता है, एक नोज़ के टिप से ग्लेबुला तक आता है और एक ग्लेबुला से लेके मिड फ्रंटल पॉइंट तक आता है। तो हम ये जो दो बाकी के पार्ट हैं इनकी जो डिस्टेंस होती है उसको रख के हम मेजर करके भी हेयर लाइन की पोजीशनिंग कर सकते हैं। कुछ लोगों का फेस बहुत छोटा होता है, उनकी हेयर लाइन पहले से ही काफ़ी नीचे से आती है। कई बार ऐसे भी केसेस आते हैं जहाँ पे टेम्पल्स ही रिसीड होते हैं, हेयर लाइन बहुत ज़्यादा रिसीड नहीं होती है। तो मिड पॉइंट हमें वही लेना पड़ता है जहाँ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टफ्ट दिख रहा होता है और उसको मैच करते हुए हमें फ्रंटो टेम्पोरल एंगल बनाने होते हैं। तो कई बार हेयर लाइन थोड़ी नीचे भी रह सकती है, वो फेस की सिमेट्री के हिसाब से रखी जाती है। एक अगला पॉइंट होता है कि हम जो फ्रंट का जो हमारा वर्टिकल और जो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है इसके बीच में जो कर्वेचर होता है उसके बीच में कहीं हम हेयर लाइन को पोजीशन कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स हम ध्यान में रख सकते हैं हेयर लाइन की पोजीशन करते समय, जिससे कि आपके फेस के लिए वो बहुत सूटेबल दिखे और काफ़ी नेचुरल दिखे। दूसरा फैक्टर होता है कि हेयर लाइन में क्या कैरेक्टरिस्टिक हम देखते हैं। तो जनरली जब हमारे बाल रिसीड होते हैं या कहना चाहिए वन में मिनिएचराइजेशन स्टार्ट होता है, तो मिनिएचराइजेशन प्रोसेस में होता क्या है कि जहाँ पे मल्टीपल हेयर फॉलिकल्स होते हैं वो ग्रेजुअली सिंगल हेयर फॉलिकल की तरफ कन्वर्ट होना शुरू होते हैं। तो जैसे जैसे रिसीडिंग होगी आप अपनी हेयर लाइन में भी देखोगे, जो अभी है या एकदम आपकी हेयर लाइन परफेक्ट है उसमें भी आप देखोगे फ्रंट में हेयर पतले होते हैं, सिंगल हेयर फॉलिकल या बेबी हेयर्स जैसे होते हैं। उसके बाद ग्रेजुअली वो थिक होते जाते हैं या मल्टीपल हेयर फॉलिकल्स आते हैं। तो इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखा जाता है कि हम ऐसे एरिया सेलेक्ट करें जहाँ पे हमें ये सिंगल हेयर फॉलिकल मिले जो कम ग्रो करते हों, जो थोड़े बेबी हेयर की तरह ग्रो करते हों, उनको सबसे फ्रंट में डाला जाए, फिर सिंगल हेयर फॉलिकल्स को रखा जाए, फिर ग्रेजुअली मल्टीपल हेयर फॉलिकल्स को रखा जाए। टफ्ट में हमें थोड़ा सा हाई डेंसिटी देने के लिए मल्टीपल फॉलिकल्स ज़्यादा यूज़ करने होते हैं और टेम्पल क्रिएशन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा जो वीक ग्रो करने वाले हेयर होते हैं स्टार्टिंग कुछ लाइनों में वो देने होते हैं, फिर उसके बाद सिंगल हेयर्स ही टेम्पोरल पॉइंट पे अच्छे लगते हैं। तो ये नेचुरल अपीयरेंस देते हैं। इसके बाद एक और चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है कि अगर हमने सिंगल फॉलिकल भी लगाए हैं उसका ध्यान रखा है लेकिन हमने वहाँ पे डेंसिटी अच्छी नहीं दी है, एक अप्रोप्रिएट डेंसिटी नहीं दी, तो दूर दूर लगे सिंगल हेयर भी काफ़ी अननेचुरल ही दिखेंगे। तो इस चीज़ का भी उतना ही ध्यान रखा जाता है कि हमें फ्रंट में क्या डेंसिटी देनी है। एक अप्रोप्रिएट डेंसिटी 45-50 के करीब हम एकदम हेयर लाइन में प्रेफर करते हैं, जो आगे की 4 से 5 लेयर होती हैं। उसके बाद फिर उसके पीछे हम थोड़ी सी डेंसिटी
कम कर सकते हैं, लेकिन 40 प्लस की डेंसिटी हेयर लाइन में रखनी ही होती है। उसके बाद फिर पीछे हम थोड़ा सा और कम कर सकते हैं, 35-40 तक जा सकते हैं, और पीछे जाएंगे तो 30 तक जा सकते हैं। तो एक हमें ऐसा एक प्रॉपर अरेंजमेंट करना होता है ग्राफ्ट्स का कि वो दिखें बहुत डेंस लेकिन कम यूज़ हों और ज़्यादा एरिया कवर कर लें और वो टोटली नेचुरल दिखें। तो एक तो ग्राफ्ट का प्लेसमेंट सही होना चाहिए, दूसरा ग्राफ्ट की डेंसिटी एक बहुत अच्छी होनी चाहिए ताकि वो नेचुरल दिखे। तीसरा, कई बार ऐसा होता है कि ग्राफ्ट की डेंसिटी भी अच्छी दी गई है और ग्राफ्ट में सिंगल और डबल इन सब का भी ध्यान रखा गया है, लेकिन एंगल्स प्रॉपर नहीं बनाए गए हैं। ग्राफ्ट को आपने एक्यूट एंगल पे ना लगा के थोड़ा वर्टिकल या है ना पीछे की तरफ लगा दिया गया है, तो उससे ग्राफ्ट अलग ही डायरेक्शन में ग्रो करते हैं और वो भी हेयर लाइन थोड़ी सी नेचुरल नहीं आती है, या डायरेक्शंस सही नहीं दिए गए हैं जिस तरफ ग्राफ्ट ग्रो करना चाहिए। अगर यहाँ से ग्राफ्ट जाना चाहिए और हमने इस तरफ उसका डायरेक्शन दिया है तो वो भी थोड़ा सा अननेचुरल लगेगा, ग्राफ्ट प्रॉपर तरीके से ग्रो नहीं करेंगे। तो एंगल और डायरेक्शन का भी बहुत ज़्यादा रोल होता है। आप किस एरिया में कितना एंगल रख रहे हो, किस डायरेक्शन में आप ग्राफ्ट को प्लांट कर रहे हो, तो इसको स्लिट मेकिंग करते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखा जाता है ताकि जब उसमें ग्राफ्ट प्लेस हो तो वो उसी एंगल और डायरेक्शन में प्लेस हो। टेम्पल्स में और भी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है क्योंकि ये स्किन से बहुत ही क्लोज होके निकलते हैं, तो इनका एंगल बहुत ही ज़्यादा एक्यूट रखा जाता है। तो ये भी हेयर लाइन को नेचुरल दिखने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, आपको हेयर लाइन के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी मिली होगी। अगर ये जानकारी यूज़फुल लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। थैंक यू।